वो सिर्फ भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, कह सकते हैं कि वो एक विचार थी, एक संकल्प। इतिहास उन्हें भारत की आयरन लेडी यानी लौ महिला के रूप में याद करता है। आज हम चलिए उनकी विरासत के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर हिम्मत, विवाद और बलिदान की स्याही से एक बहुत ही असाधारण कहानी लिखी हुई है। To holds on both. आयरन लेडी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके पूरे वजूद का, उनकी पूरी शख्सियत का आईना था। सोचिए, एक ऐसी लीडर जिनके फैसलों ने न सिर्फ हिंदुस्तान की तकदीर बदली बल्कि दुनिया का नक्शा तक हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये आयरन लेडी बनी कैसे? वो कौन सी परिस्थितियां थीं, कौन सी मुश्किलें थीं जिन्होंने एक लड़की को चट्टान जैसा मजबूत नेता बना दिया? चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। कहते हैं ना, तूफान में ही बड़े जहाजों की परख होती है। उनकी कहानी कुछ ऐसी ही थी। वो शुरुआती साल जब अनजाने में ही एक ऐसे लीडर की नींव रखी जा रही थी जो इतिहास बनाने वाला था। साल था 1917, जगह आनंद भवन, वो घर जहां आजादी की लड़ाई की धड़कनें सुनाई देती थीं। उनका बचपन, वो कोई आम बचपन नहीं था। पिता जवाहरलाल नेहरू ज्यादातर जेल में होते थे, जहां से वो खत लिखते, और बेटी बाहर की दुनिया से अकेले लड़ती थी। मां कमला नेहरू बीमारी से जूझ रही थीं। इस अकेलेपन और इन मुश्किलों ने उन्हें वक्त से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। सोचिए, इसी छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्वतंत्रता सेनानियों की मदद के लिए वानर सेना तक बना डाली थी। और फिर महज 18 साल की उम्र में जब मां का साया सिर से उठ गया तो उस दुख ने उनके इरादों को जैसे फौलाद में बदल दिया। तो इस मजबूत इरादों वाली लड़की का अगला सफर शुरू होता है, राजनीति का। अब देखते हैं कि कैसे वो नेहरू की परछाई से निकलकर सियासत के उस शिखर तक पहुंची जहां से पूरा देश दिखाई देता है। साल था 1966, भारत को मिली अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री। उस वक्त के बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों ने उन्हें गूंगी गुड़िया समझकर कुर्सी पर बैठाया। उन्हें लगा, अरे ये तो बस नेहरू की बेटी है, हम जैसे चाहेंगे वैसे अपने इशारों पर नचाएंगे। लेकिन वो किसी और के इशारों पर चलने के लिए नहीं बनी थीं। उन्होंने अपने इरादों से सब कुछ चौंका दिया, और उनका एक बयान वो उनकी पहचान बन गया। मैं गांधी की भेड़ नहीं, नेहरू की बेटी हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अपनी एक आजाद और मजबूत पहचान का ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जिसने उनके सारे आलोचकों को एक झटके में खामोश कर दिया। और बस यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे इतिहास आयरन लेडी का राज कहता है। ये कहानी है उन बड़े और साहसी फैसलों की जिन्होंने भारत की किस्मत को एक नई दिशा दे दी। देखिए, जब उन्होंने सत्ता संभाली तो देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। भूख एक बहुत बड़ी समस्या थी। 1965-66 में भारत का गेहूं उत्पादन सिर्फ 10 मिलियन टन था। मतलब हमें अपने लोगों का पेट भरने के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर इंदिरा गांधी ने ठान लिया था कि वो भारत के स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगी। उनके लीडरशिप में आई ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, और नतीजा ये हुआ कि 1970s तक गेहूं का उत्पादन दोगुना होकर 20 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया। भारत अब किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं था। भारत अब आत्मनिर्भर था। लेकिन उनकी नजर सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने नारा दिया, गरीबी हटाओ, और ये नारा देश के हर गरीब की आवाज बन गया। फिर साल 1969 में उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही साहसिक कदम था। इसने बैंकिंग को सिर्फ अमीर लोगों की तिजोरियों से निकालकर आम आदमी के घर तक पहुंचा दिया। और बात यही नहीं रुकी। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण, ये दुनिया को एक साफ संदेश था कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है और वो अपना रास्ता खुद चुनेगा। और फिर आया साल 1971, वो ऐतिहासिक पल जब पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा तो उनके फौलादी नेतृत्व ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारतीय सेना ने ऐसी शानदार जीत हासिल की कि 93,000 दुश्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर था। इसी जीत ने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया और पूरी दुनिया ने उन्हें दुर्गा का नाम दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। जिस हाथ ने इतिहास रचा, उसी हाथ से लोकतंत्र पर एक गहरा दाग भी लगा। अब बात करते हैं उनके कार्यकाल के सबसे अंधेरे और सबसे विवादित चैप्टर की, इमरजेंसी। हुआ यह कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद 1975 में उन्होंने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी, और अगले 21 महीनों के लिए भारतीय लोकतंत्र की आवाज जैसे खामोश हो गई। प्रेस की आजादी पर सेंसरशिप का ताला लगा दिया गया। जो भी राजनीतिक विरोधी थे उन्हें जेल में डाल दिया गया, और आम नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो भी सस्पेंड कर दिए गए। ये वो दौर था जिसने उनकी छवि पर एक ऐसा दाग लगाया जो कभी नहीं मिटा। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो जाहिर है देश ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। हर किसी ने मान लिया था कि बस इंदिरा गांधी का चैप्टर अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो हार मानने वालों में से थी ही नहीं। ये उनकी अटूट इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक राजनीतिक पुनर्जन्म की कहानी कहते हैं। देखिए, 1977 में कांग्रेस पार्टी सिमटकर सिर्फ 154 सीटों पर आ गई। सबने कह दिया गेम ओवर। पर सिर्फ 3 साल बाद 1980 के चुनाव में उन्होंने 353 सीटों के जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। ये यकीनन भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे शानदार वापसी में से एक मानी जाती है। अब हम उनकी कहानी के उस आखिरी और सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। एक ऐसा मोड़ जहां विरासत और बलिदान एक दूसरे में मिल जाते हैं। साल था 1984।
पंजाब उस वक्त अलगाववाद की आग में चल रहा था। देश की एकता और अखंडता दांव पर लगी थी। ऐसे में देश को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश। वो अच्छी तरह जानती थीं कि इस फैसले की कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। शायद उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़े, लेकिन उनके लिए देश हमेशा सबसे ऊपर था। 31 अक्टूबर 1984, भारतीय इतिहास की एक काली सुबह। उसी सुबह उन्हीं के बॉडीगार्ड्स, जिनकी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा करना थी, उन्होंने ही उन पर 33 गोलियां दाग दी। भारत की आयरन लेडी ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शायद उन्हें इसका अंदेशा पहले से ही था। उन्होंने खुद कहा था, अगर मेरी मौत एक हिंसक मौत होती है तो मुझे पता है कि हिंसा हत्यारे के विचारों और उसके काम में होगी, मेरे मरने में नहीं। ये शब्द आज भी उनकी निडरता की गवाही देते हैं। तो आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी विरासत जितनी शानदार है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी है। एक तरफ उन्होंने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, दुनिया में एक मजबूत मिलिट्री पावर बनाया और पुरुषों की दुनिया में महिला शक्ति का एक जबरदस्त प्रतीक बनी। लेकिन दूसरी तरफ इमरजेंसी जैसे फैसलों की वजह से वो हमेशा एक विवादित हस्ती भी रहीं, जिनके कामों पर आज भी बहस होती है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, किसी भी लीडर की असली विरासत क्या होती है? उनके फैसले या फिर देश के लिए दिया गया उनका बलिदान? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास हमेशा ढूंढता रहेगा।